हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक। सिंबल को कैसे डिनोट करते हैं, ट्रुथ टेबल क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, पैराडॉक्स क्या होता है और प्रोपोजिशन क्या होता है, ये सब सीख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे कनेक्टिव्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसका ट्रुथ टेबल होगा और क्या उसका बेस रहेगा। तो हम लोग यहाँ आज पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव्स। कनेक्टिव में सबसे पहले पढ़ेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ कनेक्टिव। यहाँ कनेक्टिव का मतलब क्या, लॉजिकल कनेक्टिव। ठीक है, तो कनेक्टिव में सबसे पहले पढ़ेंगे नेगेशन। तो अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट पी है तो उसका नेगेशन क्या होगा, नॉट पी। या तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं या कर्ल पी, बोथ आर सेम, कोई भी एक रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको या तो सिंपली नेगेट कर देंगे, नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, या ऐसे लिखेंगे इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारा कोई प्रोपोजिशनल वेरिएबल है। इसको मैं लॉजिकल कनेक्टिव, अगर मैं इसका नेगेटिव फाइंड करूं, नेगेटिव मतलब नेगेशन ऑफ पी, तो मैं लिखूंगा द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। सिंपल मैं उसका नेगेटिव लिख दूंगा, डज नॉट राइज इन द ईस्ट। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज नॉट केस, इट इज नॉट द केस दैट, फिर ये पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा, द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो इट इज नॉट द केस दैट लिखेंगे या सीधा इसको नेगेटिव बना देंगे। ठीक है, तो दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा, अगर कोई स्टेटमेंट पी है तो उसका नेगेशन, कोई स्टेटमेंट पी है उसका नेगेशन नॉट पी है। अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा उसका वैल्यू, और फॉल्स है तो ट्रू होगा। सिंपल सा ये बोल सकते हैं, ए नेगेशन इज ट्रू इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ये हमारा पहला कनेक्टिव था। दूसरा कनेक्टिव देखते हैं, कंजंक्शन। तो दूसरा कनेक्टिव हमारा रहेगा कंजंक्शन। कंजंक्शन जैसे पिछले वीडियो में देखे थे, इसको सिंबल इसका दिखाते कैसे हैं, उल्टा वी या ई ए, डॉट करके, या तो डॉट दिखाएं या तो वी। इसको रीड कैसे करेंगे, पी डॉट क्यू, तो उसको हम कहीं भी एंड आए या बट आए, तो एंड और बट के केस में हम कंजंक्शन यूज करेंगे। जैसे इसको मैं क्या लिखूंगा, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, या पी बट क्यू भी बोल सकते हैं। तो पी एंड क्यू, या तो मैं इसको बोल सकता हूँ पी बट क्यू। तो बट के केस में और एंड के केस में हम कंजंक्शन यूज करेंगे। इसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा, ये पी है ये क्यू है, ये पी एंड क्यू है। ठीक है, इसको मैं इस सिंबल से भी दिखा सकता हूँ, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब देखो, जब दोनों ट्रू रहेगा तभी ट्रू रहेगा, अदरवाइज सब में फॉल्स रहेगा। तो इसको याद करते वक्त कैसे लिखेंगे, a conjunction is true if and only if both conjuncts are true and false otherwise। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, if all statements are true then conjunction is true।
अदरवाइज फॉल्स। तो जब सभी वैल्यू ट्रू रहेगा तो कंजंक्शन का वैल्यू ट्रू रहेगा, बाकी सबके केस में क्या रहेगा, ये फॉल्स रहेगा। तो इसका प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग को एक एग्जांपल देखना है। जैसे जैक एंड जिल्स वेंट अप टू माउंटेन। तो यहाँ दो पर्सन है, एक है जैक एक है जिल। दोनों कहाँ गए हैं, माउंटेन पे गए हैं। तो सपोज अगर मैं इसको लिख लूँ, जैक वेंट अप टू द माउंटेन, तो इसको मैं पी मान लेता हूँ। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ जिल वेंट अप टू द मार्केट माउंटेन, इसको मैं क्यू लिखूंगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा वी पी डॉट क्यू। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। बट हमें एक चीज ध्यान देना है, कभी कभी एंड का यूज दूसरे सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यही ले लेता हूँ, जैक एंड जिल्स आर ब्रदर। तो यहाँ ये सिंपल कंपाउंड ही है। इसको ये सिंपल स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। बट ये जो था, ये कंपाउंड स्टेटमेंट था, क्योंकि इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। ये हमारा क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। मतलब जैक के बिना जिल का काम नहीं चलेगा और जिल के बिना जैक का काम नहीं चलेगा। अगर मैं लिखूं, देखो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता। अब जैसे कोई पूछ सकता है सर यहाँ एंड का यूज क्यों किए हैं। एंड का यूज है, इसका मतलब दो कनेक्टिव को जोड़ रहे हैं, दो कंपाउंड। नहीं, एंड का यूज कभी कभी दूसरे सेंस में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। ये स्टेटमेंट एक सिंपल स्टेटमेंट है जो जैक और जील के रिलेशन को बताता है। तो इट shows द रिलेशन बिटवीन जैक एंड जिल, नॉट टू स्टेटमेंट्स। दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है डिसजंक्शन। इसका सिंबल कैसे होता है, वी, छोटा सा। इसको बोलते बोलते क्या है, या तो और से रिप्रेजेंट करेंगे या वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, या जॉइन से। तो ये हमारा दो प्रोनाउंसिएशन है इसका, डिसजंक्शन। इसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा, अगर ये पी है ये क्यू है, तो पी और क्यू को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ट्रू। ट्रू फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स। इसका मतलब ये हो गया, जब सब फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स मिलेगा, और जब एक ट्रू मिल गया तो ट्रू मिलेगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एटलीस्ट वन ट्रू, एटलीस्ट वन ट्रू रिजल्ट्स इन ट्रू। अगर एक ट्रू है तो डेफिनेटली उसका वैल्यू ट्रू रहेगा। लेकिन एंड के केस में क्या था, एटलीस्ट वन फॉल्स विल रिजल्ट इन फॉल्स। अगर उसमें एक भी फॉल्स है तो सब फॉल्स हो जाता था, लेकिन इसमें एक ट्रू है तो सब ट्रू हो जाएगा। ठीक, इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे लिखूंगा, कैसे, पी और क्यू। अब पी वेज क्यू, फॉर एग्जाम्पल पी है हमारा जैक वेंट अप टू द माउंटेन, और ये हमारा क्यू, जिल वेंट अप टू द माउंटेन। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ पी और क्यू, या मैं इसको लिख सकता हूँ पी वेच क्यू। तो ये जाएगा जैक और जिल वेंट अप टू द माउंटेन।
जब मैं यहाँ और की जगह एंड लिख दूंगा तो ये सिंबल भी चेंज हो जाएगा, यहाँ एंड हो जाएगा, यहाँ डॉट हो जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर्टी है। अब हम तीसरा तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल से या सिंपल एक एरो से दिखाते हैं, ठीक। या कभी कभी ये हॉर्सशू, इसको बोलते हैं हॉर्सशू। हॉर्सशू सेम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं रीड कैसे करूंगा? P इम्प्लाइज Q। क्या मैं रीड करूंगा? P इम्प्लाइज Q, या इफ P देन Q। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और इसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। मुझे बस इतना याद रखना है कि अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो रिजल्ट इसका फॉल्स होगा, अदरवाइज सब में, सबके केस में ट्रू होगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, इफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, रिजल्ट इज फॉल्स। रिजल्ट मतलब P इम्प्लाइज Q का वैल्यू फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो सिर्फ इस केस में ट्रू होगा, फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू होगा। तो ये बस मुझे ये वाला याद रखना है। बाकी सबके केस में क्या होगा? वो ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। तो ये सब ट्रू है, सिर्फ ये वाला फॉल्स है। तो जब ये वाला फॉल्स है तो मैं कैसे याद रखूंगा? इफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, द रिजल्ट विल फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। इसको रीड कैसे करेंगे? P इम्प्लाइज Q, या P इफ P देन Q। P इम्प्लाइज Q में जो फर्स्ट वेरिएबल रहता है एरो के पहले या इफ के जस्ट बाद जो आता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट को बोलते हैं प्रेमाइस। और जो ये होता है, ये होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन को बोलते हैं कंसिक्वेंट, और इसको बोलते हैं कंक्लूजन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एंटीसीडेंट ट्रू है और कंसिक्वेंट फॉल्स है तो रिजल्ट इसका फॉल्स होगा। तो एनी implication is false if and only if antecedent is true and the consequent is false। तो सिर्फ एक ही केस में ये क्या होगा? फॉल्स होगा, बाकी सबके केस में क्या होगा? ट्रू होगा। एन implication is false only in one case, the antecedent is true and the consequent is false, the condition is satisfied but result does not follow। तो एंटीसीडेंट मतलब जो पहले आए, कंसिक्वेंट मतलब जो बाद में आए। अब इम्प्लीकेशन को सिर्फ इफ पी देन क्यू से ही नहीं बुला सकते हैं, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं बुलाने के। जैसे अगर पी इम्प्लाइज क्यू है तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? इफ पी देन क्यू। या कभी कभी इसको सिर्फ ऐसा बोला जाता है, इफ पी क्यू। यहाँ कॉमा किसका काम कर रहा है? देन का। तो कभी कभी देन की जगह मैं कॉमा यूज कर सकता हूँ। तो इफ पी कॉमा क्यू है तो इसका मतलब यही हुआ, पी इम्प्लाइज क्यू। या कभी कभी इसको ऐसे दिखाते हैं, क्यू इफ पी। तो इफ के साथ हमेशा पी आना चाहिए, बाकी अगर क्यू के साथ नहीं है तो वो देन का पार्ट है। पी इम्प्लाइज क्यू, इसको ऐसे भी बोलते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। पी इम्प्लाइज क्यू मतलब पी एरोज क्यू। क्यू वेन पी, इफ के जगह मैं वेन यूज कर सकता हूँ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ वेन पी अकर्स क्यू अकर्स। तो इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्यू वेन पी, या ऐसे बोल सकता हूँ पी ओनली इफ क्यू।
तो यहाँ सिर्फ इफ नहीं आया, ओनली इफ आया है। तो P तभी ट्रू है जब Q ट्रू है। और इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P इज सफिशिएंट कंडीशन दैट Q। और इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? Q इज नेसेसरी कंडीशन, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P या डेट P यूज कर सकते हैं। तो एनी ऑफ दिस फॉर्मुलेशन कैन बी सिंबलाइज्ड एज P इम्प्लाइज Q। इसमें से मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारा हो गया P इम्प्लाइज Q। अब हम फिफ्थ कनेक्टिव देखते हैं, बाइक कंडीशनल। इसका दूसरा नाम है इक्विवेलेंस। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस अलग होता है, इक्विवेलेंस अलग होता है। जब सिर्फ इक्विवेलेंस आए तो इसका मतलब बाइक कंडीशनल कनेक्टिव्स है। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है डबल एरो, मतलब बाई डायरेक्शन में एरो, या तीन सिंबल का यूज करते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा है तो समझ जाना कि बाइक कंडीशनल है। ठीक है, जैसे P डबल एरो Q है, तो इसका मतलब हो गया P इफ एंड ओनली इफ Q। या इसको मैं ऐसे लिखूँ, P इफ एंड ओनली इफ Q। इसका ट्रुथ टेबल देख लेता हूँ, P Q P Q। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो ट्रुथ टेबल से मुझे देखने से क्या पता चल रहा है? जब सबका वैल्यू सेम हो, सबका वैल्यू मतलब जब सब ट्रूथ वैल्यू सेम हो तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। सो हियर यू कैन से एन इक्विवेलेंस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ two statement have same truth value. So here you can write if two statement मतलब two compound statement की बात कर रहे हैं। if two compound statements have same truth value and have same truth value, then it is true। तब तो इसका वैल्यू ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो या ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई भी एक डिफरेंट सिंबल रहे, एक डिफरेंट सिंबल मतलब एक डिफरेंट ट्रुथ वैल्यू रहे, तो उसका रिजल्ट फॉल्स होगा। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब हम देखते हैं जो और वर्ड होता है। और वर्ड के दो सेंस होते हैं इंग्लिश में। एक होता है वीक सेंस और एक होता है स्ट्रॉन्ग सेंस। ये वीक सेंस और स्ट्रॉन्ग सेंस क्या होता है? वीक सेंस को बोलते हैं इंक्लूसिव सेंस, और स्ट्रॉन्ग सेंस को बोलते हैं एक्सक्लूसिव सेंस। तो व्हाट इज इंक्लूसिव सेंस ऑफ और, या वीक सेंस ऑफ और, एंड व्हाट इज एक्सक्लूसिव सेंस ऑफ और, या ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ और। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना है, एक्सक्लूसिव मतलब एक को बाहर करना है। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं नॉलेज ऑफ, नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर द पोस्ट। ओके, इसमें बोल रहा है या तो हिंदी का नॉलेज या तो इंग्लिश का नॉलेज बहुत जरूरी है उस पोस्ट को एक्वायर करने के लिए। तो
इनका कहने का मतलब है कि अगर हिंदी का भी नॉलेज है तब भी हमारा काम चल जाएगा, या इंग्लिश का नॉलेज है तब भी हमारा काम चल जाएगा, या अगर दोनों नॉलेज है तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसका मतलब हम किसी को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे दूसरे वाले से काम चल जाएगा। तो हियर it means that you should have knowledge of Hindi or English or both. In this sense, or means one or the other or both. यहाँ और का मतलब क्या है, या तो पहला वाला ले लो, या दूसरा वाला ले लो, या दोनों ले लो। तो इसमें ऑप्शन दिया है, मतलब मैं चूज कर सकता हूँ, या तो हिंदी नॉलेज होना चाहिए मुझे, या इंग्लिश का होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए। तो यहाँ इंक्लूसिव का मतलब क्या है, बोथ, इधर ए और बी और बोथ। जब बोथ का कॉन्सेप्ट है तो उसको बोलेंगे इंक्लूसिव, और जो इंक्लूसिव होता है वो वीक सेंस होता है, तो ये वीक सेंस में आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं आंसर दिस क्वेश्चन और लीव द क्लास, अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूं, दोनों में से एक चूज करना है। इसमें क्या था, दो ऑप्शन था, दोनों में से दोनों चूज कर सकते थे, लेकिन इसमें दोनों में से एक चूज करना है, इसलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव। यहाँ क्या बोल रहा है, या तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, या तो क्लास लीव कर सकते हो। तो यू हैव टू चूज ओनली वन आउट ऑफ टू, बट हियर यू कैन चूज वन, फर्स्ट वन, सेकंड वन और बोथ, but here you have to choose only one. When you have to choose only one, then it is called strong sense. तो स्ट्रॉन्ग सेंस को एक्सक्लूसिव बोलते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक पार्ट को मुझे हटाना है, दोनों को मैं नहीं रख सकता, तो इसलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव। इसका नाम है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब दोनों को मैं रख सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि रखना ही पड़ेगा, रख सकता हूँ। इसलिए जो इंक्लूसिव होता है उसको मैं एंड और सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड और इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर द पोस्ट। तो इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। यहाँ एंड और का यूज जब भी अगर कहीं मिले तो हमें समझ जाना है कि ये क्या है, वीक सेंस है। वीक सेंस का मतलब मैं हिंदी को भी चूज कर सकता हूँ, इंग्लिश को भी कर सकता हूँ, और दोनों को एक साथ कर सकता हूँ। बट इसमें क्या है, इधर यू हैव टू चूज दिस वन और दिस वन, नॉट बोथ। सो ये स्ट्रॉन्ग सेंस हो गया और ये वीक सेंस हो गया। वीक का मतलब इंक्लूसिव और स्ट्रॉन्ग का मतलब एक्सक्लूसिव। अब हम देखते हैं कंडीशनल कनेक्टिव के हेल्प से तीन और कनेक्टिव मैं फाइंड करता हूँ, या तीन और लॉजिकल कनेक्टिव मैं फाइंड करता हूँ। एक है कन्वर्स, एक है इनवर्स, और एक है कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो कन्वर्स क्या होता है, अगर मैं पी इम्प्लाइज का पोजीशन इंटरचेंज कर दूं तो मुझे मिल जाएगा कन्वर्स। तो कन्वर्स क्या होता है, क्यू इफ पी, इफ क्यू देन पी। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, तो पी का पोजीशन और क्यू का पोजीशन इंटरचेंज कर दो, तो पी इम्प्लाइज क्यू बिकम्स क्यू इम्प्लाइज पी। इसका मतलब हो गया कि इफ पी देन क्यू था तो इफ क्यू देन पी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इफ ए मेटल इज हीटेड देन इट एक्सपैंड, तो यहाँ मुझे ध्यान देना है, इफ के बाद जो है वो क्या है, पी, और देन के बाद जो है वो है पी। तो अगर मैं पूछूं इसका कन्वर्स क्या होगा, तो क्यू को इधर रख दो, पी को इधर रख दो। तो जब मैं क्यू को इधर रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इफ इट एक्सपैंड देन द मेटल इज हीटेड। तो मुझे उसका क्या मिल जाएगा, इफ ए मेटल एक्सपैंड देन इट इज हीटेड। ये इसका हो गया कन्वर्स। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है दोनों में नेगेटिव लगा दो। दोनों में नेगेटिव लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
इफ ए मेटल इज नॉट हीटेड देन इट नॉट एक्सपैंड। तो मुझे इसका क्या मिल जाएगा? इफ ए मेटल इज नॉट हीटेड, if a metal is not heated then it is not expand। ओके। और लास्ट क्या है? कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है? कन्वर्स का नेगेशन, मतलब दोनों साइड में नेगेशन नेगेटिव लगा देंगे। तो इफ ए मेटल इज नॉट एक्सपैंड देन इट इज नॉट हीटेड। तो इसको मैं क्या कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इफ ए मेटल डज नॉट एक्सपैंड देन इट इज नॉट हीटेड। तो ये विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल लॉजिक कनेक्टिव वी विल गेट 3 मोर कनेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वैलिडिटी को चेक करने के लिए मैं इन तीनों का यूज करूंगा आगे।